दोहतरे शीना एपिसोड 6 10वां बाब। ईद नौरोज के बाद समत हमदान चला गया। एक रोज आया और कहने लगा, अनाम दो कदम, मैं पासदार हो गया हूँ। मैंने कहा था ना कि इमाम का सिपाही बनूंगा। जैसा कि वो बता रहा था, इसकी ड्यूटी इनकलाब कोर्ट में लग गई थी। वो हफ्ते को अलल सुबह हमदान चला जाता और जुमेरात को दोपहर को वो वापस आता। इससे पहले कि मैं इतराज करूं और कोई बद इखलाकी कर बैठूं, वो खुद ही कह देता, काश तुम जान सकती कि अदालत में कितना काम होता है। खुदा ही जानता है, अगर तुम्हारा और हदीजा का ख्याल न होता तो ये 2 रोज भी मेरे लिए आना मुश्किल था। इन्हीं दिनों मुझे ये महसूस हो गया कि मैं दोबारा उम्मीद से हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं थी, नहीं जानती थी कि दूसरों को कैसे इस बारे में बताऊं। मैंने बेचैनी से कहा, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम हमदान जाओ। मेरी तबीयत बहुत खराब है, कुछ तो मेरी हालत का ख्याल करो। ऐसा लगता है कि मैं दोबारा उम्मीद से हो गई हूँ। उसने माथे पर बल डाले बगैर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए। खुदा का शुक्र, लाख बार शुक्र। खुदाया तो इस कदम को बख्श दे जो इतनी नाशुक्री कर रही है। खुदाया हमें एक नेक और सालेह फर्जंद अता फरमा। मुझे गुस्सा आ गया। कहा, क्या कहा? खुदा का शुक्र? तुम तो होते नहीं हो कि देखो मैं कितनी मुश्किल में पड़ी रहती हूँ। इस सर्दी में अकेली मैले कचैले कपड़े धोऊं, घर को संभालूं, बच्चियों को भी संभालूं, घर के सारे काम मेरे सर पर रहते हैं। थकन से टूट जाती हूँ। हंसकर कहने लगा, पहली बात ये कि मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, और दूसरी बात ये कि तुम माओ को जन्नत ऐसे थोड़ी ही मिल जाएगी। जहमत करो, तकलीफ जी लो। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें कुछ करना होगा। बहुत जल्द मैं दोबारा एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने कहा, ऐसी बातें ना करो, खुदा को अच्छी नहीं लगती। हदीजा को एक भाई या बहन चाहिए। देर या बदेर तुम्हें एक और बच्चा तो पैदा करना ही था। इस साल ना होता तो अगले साल, अब हो गया है तो अच्छी बात है, दोनों इकट्ठे ही बड़े हो जाएंगे। वो इस अंदाज में बात करता कि इंसान मुतमईन हो जाता। फिर उसने थोड़ी देर बातें की, अपने काम के बारे में बताया और फिर हदीजा के साथ शरारतें करने लगा। उसके बाद उसने दूसरे बच्चे के लिए इतनी खुशी का इजहार किया कि मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले मैं इससे काफी नाराज थी। उसके बाद समत फिर हमारे पास से चला गया था। मेरे दिल के लिए यही खुशी काफी थी कि तेहरान की निस्बत हमदान काश से ज्यादा नजदीक है। मैं रोज बरोज बोझिल होती जा रही थी। हदीजा 1 साल की लगभग हो गई थी और हाथों के बल चलती थी। जो चीजें भी देखती उठाकर मुंह में डाल लेती। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इस हालत में इसके पीछे पीछे भागती रहूं और इसकी देखभाल करूं। दूसरी परेशानी ये कि जब से हम अपने घर में आए थे, मैं अपनी माँ से दूर हो गई थी। बाबा की याद भी आती थी। खुशकिस्मती ये थी कि मेरी बहन हुर्री का घर नजदीक ही था। 2-3 घरों से ज्यादा का फासला नहीं होगा। वो मेरी खबर लेती रहती। खसूसन मेरे हमल के जमाने में तो अपने घर के काम शुरू करने से पहले एक चक्कर मेरी तरफ लगा जाती और हाल अहवाल पूछ जाती। जब मेरी तरफ से मुतमईन हो जाती तो फिर अपने काम काज के लिए घर चली जाती। बाज औकात मैं हदीजा को लेकर बाबा के घर चली जाती और 3-4 रोज वहीं रहती। लेकिन जहां भी होती, जुमेरात की सुबह वापस आ जाती, घर की झाड़ पूंछ करती। समत को अब गुस्से बहुत ज्यादा पसंद थे। अगरचे रात को भी कोई अब गुस्से नहीं खाता, लेकिन मैं उसके लिए बना देती। कभी तो वो आधी रात को घर पहुंचता और दरवाजा खटखटाता। मैं कहती, तुम्हारे पास तो चाबी होती है तो फिर दरवाजा क्यों खटखटाते हो? वो कहता, मैं ये सारा रास्ता इसलिए तय करके आता हूँ ताकि तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। मैं कहती, तुम मेरी हालत नहीं देखते। इस वक्त उसे याद आता कि मैं आखिरी महीने में हूँ और उसे मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते इसे दोबारा सब कुछ भूल जाता। मेरे हमल के आखिरी हफ्ते थे। हफ्ते के दिन जब उसने जाना होता तो पूछता, कदम जा, कोई खबर नहीं है? मैं कहती, फिलहाल नहीं है। वो मुतमईन हो जाता
اور اگلے ہفتے تک کے لیے چلا جاتا، لیکن اس ہفتے وہ جمعے کے دن دوپہر کو ہی کپڑے پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فروری کے ایام تھے اور برف کافی زیادہ پڑی تھی۔ کہنے لگا، ہفتے کی صبح کو جلدی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، بہتر ہے میں ابھی چلا جاؤں تاکہ ڈیوٹی پر جانے سے نہ رہ جاؤں۔ مجھے ڈر ہے کہ آج رات کو کہیں برف اور زیادہ نہ پڑ جائے اور راستے بند نہ ہو جائیں۔ جاتے ہوئے اس نے پوچھا، قدم جا، کوئی خبر نہیں ہے؟ میری کمر میں درد ہو رہا تھا اور ٹیسیاں اٹھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ معمولی درد ہوگا، میرے خیال میں ابھی پیدائش میں 2 ہفتے رہتے تھے۔ میں نے کہا، نہیں، تم حریت سے جاؤ، ابھی جلدی ہے۔ لیکن صبح جب بیدار ہوئی تو دیکھا کہ کمر بری طرح سے درد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا۔ میں نے پرواہ نہ کی اور روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی، لیکن بالکل کوئی فرق نہ پڑا اور درد شدید ہو گیا۔ خدیجہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسی درد کی حالت میں، اسی برف اور سردی میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ میں سردی سے کانپ رہی تھی۔ حوری نے اپنے ایک بچے کو دائی کی طرف دوڑایا اور دوسرے کو میری بھابھی کی خدیجہ کے گھر کی طرف۔ پھر مجھے دونوں بازوں کے نیچے سے سہارا دے کر میرے گھر واپس لے آئی۔ اس سال بلا کی سردی تھی۔ ہم نے کرسی رکھی، خدیجہ نے مجھے اس پر لٹایا اور خود تشت اور گرم پانی تیار کرنے لگ گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی سمد کو جا کے اطلاع دے دے۔ اتنی جلدی میرا دل اس کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ ان لمحات میں میرے پاس ہوتا اور میری دستگیری کرتا۔ جب بھی دروازے کی آواز آتی تو میں کہتی، حتمن سمد ہوگا، سمد آ گیا۔ درد نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میرا دل کتنا چاہ رہا تھا کہ سمد کو آواز دوں، لیکن شرم آ رہی تھی۔ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آ گیا، اس وقت تک سمد کا چہرہ ایک لحظے کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا۔ بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں بھی رونے لگی۔ سمد، کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑی دیر بعد چلے جاتے؟ کیا ہو جاتا اگر میرے پاس ٹھہر جاتے؟ جمعرات تھی اور میں خوشی سے اڑ رہی تھی۔ ہمیشہ کی عادت کے مطابق اس کی منتظر تھی۔ دوپہر کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں جانتی تھی کہ سمد ہے۔ میری بھابھی خدیجہ صحن میں تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سمد نے جب خدیجہ کو دیکھا تو وہ بانپ گیا، پوچھنے لگا، کیا خبر ہے، ولادت ہو گئی؟ خدیجہ نے اسے بتایا کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے، لیکن بیٹا یا بیٹی ہونے کا اس نے نہیں بتایا۔ حوری کمرے میں تھی۔ اس نے کھڑکی سے سمد کو دیکھا، میری طرف منہ کر کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، قدم، مبارک ہو، تمہارا شوہر آ گیا۔ اور اس سے پہلے کہ سمد کمرے میں داخل ہوتا وہ باہر چلی گئی۔ میں کرسی کے اوپر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ سمد جب کمرے میں داخل ہوا تو ہنس کر کہنے لگا، واہ واہ، سلام قدم خانم، نئے بچے کی آمد مبارک ہو، کہاں ہے میری پیاری بیٹی؟ میں اس سے ناراض تھی، وہ خود بھی جانتا تھا، پھر بھی میں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ خدیجہ نے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے بچے کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا تھا۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی کو چوم کر کہنے لگا، میں خود ہی سمجھ گیا تھا، کتنی پیاری بیٹی ہے نا قدم، مجھے اپنی جان کی قسم، خوبصورتی تو اس نے تمہیں سے لی ہے۔ دیکھو تو کتنی کالی آنکھیں اور کالے ابرو ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ماہ محرم میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ابرو اس طرح کالے ہیں۔ اس کے بعد میری طرف دیکھا اور کہا، میں چاہتا تھا کہ تمہاری بھابھی کو اچھا انعام دوں، مگر افسوس کہ اس نے نہ بتایا کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میں پریشان ہو جاؤں گا۔ ایران میں رسم ہے کہ جو بھی والد کو بچے کی ولادت کی سب سے پہلے خوشخبری سناتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی بطور انعام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر خدیجہ کے سرہانے چلا گیا، جو کرسی کے ساتھ ہی نیچے سوئی ہوئی تھی۔ کہا، میری پیاری خدیجہ کیسی ہے؟ میں نے کہا، اسے تھوڑی سردی لگ گئی ہے، میں نے دعا دے دی ہے، ابھی ابھی سوئی ہے۔ سمد اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور کچھ دیر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر پیار کرتا رہا اور ساتھ ساتھ لوری گاتا رہا۔ اگلے روز سمد منہ اندھیرے ہی جاگ گیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی بیٹی کی ولادت کی خوشی میں دعوت کا انتظام کروں۔ وہ خود گیا
और बाप, माँ, बहनों, भाइयों और कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को दावत देकर आया। इसके बाद आस्तीनें चढ़ाकर शहर में चूल्हा दुरुस्त किया। मेरी माँ, बहनें और भाभियां उसकी मदद करने लगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कमरे में मेरी खबर लेने आ जाता और कहता, कदम, काश तुम्हारी हालत अच्छी होती, मेरे पास खड़ी होती। तुम्हारे बगैर पकाने में वो लज्जत नहीं रहती। मौसम सर्द था, हमारा सहन छोटा था और सारा सहन बर्फ से अटा हुआ था। इसने फावड़ा उठाया और बर्फ को इकट्ठा करके सहन के एक कोने में जमा कर दिया। सहन के कोने में बैतुल हला के साथ बर्फ का ढेर सा बन गया था। वो इस बहाने से कि इसे सर्दी लग रही है कमरे में आ गया, कुर्सी के नीचे बैठा और अपने हाथ लहाफ में डाल दिए ताकि गर्म हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो बातें करना शुरू हो गया, अपने काम के बारे में, अपने दोस्तों के हवाले से और अपने उन वाकयात की बाबत जो इसे गुज़श्ता हफ्ता में पेश आए थे। मैंने हदीजा को अपने दाएं तरफ सुला दिया था और दूसरी बच्ची को दूसरी तरफ। कभी उसे दूध पिलाती और कभी हदीजा की पेशानी पर भीगा हुआ रुमाल रखती। अचानक वो खामोश हो गया और कुछ सोचने लगा। फिर कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर देना। जब से तुमने मुझसे शादी की है, एक लहजा के लिए भी तुम्हें सुख लेना नसीब नहीं हुआ। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं उस जहान में खुदा को क्या जवाब दूंगा। मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने कहा, ये क्या बातें कर रहे हो? उसने कहा, अगर तुमने मुझे माफ न किया तो कल कयामत के दिन मैं बदबख्त रहूंगा। मैंने कहा, क्यों नहीं बख्शूंगी मैं तुम्हें? उसने लहाफ के अंदर ही से हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ अभी तक ठंडे थे। कहने लगा, इस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम देख रही हो मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। इनकलाब नया नया कामयाब हुआ है, मुल्क की हालत अभी तक सही तरीके से संभलने में नहीं आ रही है। हमारे सारे काम मुकम्मल तरीके से इंजाम देना है। अगर मैं तुम्हारे पास रह जाऊं तो कोई भी ऐसा नहीं जो तमाम कामों को मुकम्मल करे, और अगर चला जाऊं तो मेरा दिल तुम्हारे पास ही रहता है। मैंने कहा, मेरी फिक्र ना करो, यहाँ मेरे सारे दोस्त, अहबाब, भाई और बहनें मेरी मदद के लिए मौजूद हैं। खुदा शीरी जां का साया हमारे सरों पर सलामत रहे। अगर वो ना होती तो मैं कब का हौसला हार चुकी होती। तुम्हें जैसा अच्छा और मुनासिब लगे अपना काम करो और खिदमत इंजाम दो। उसने मेरा हाथ दबाया। जब उसने सर उठाया तो मैंने देखा उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। जब वो बहुत ज्यादा उदास होता तो उसकी आंखें ऐसे ही हो जाया करती थी। अगरचा मुझे उसकी ये हालत अच्छी लगती थी, मगर मेरा दिल कभी नहीं चाहता था कि उसे ऐसे बेचैन देखूं। मैंने भी उसके हाथ को दबाकर कहा, अब उससे ज्यादा भी अच्छा नहीं है, उठो और जाओ। सब यही सोच रहे होंगे कि हमारा झगड़ा हो गया है। मेरी बहन खिड़की के पास खड़ी थी। उसने खिड़की के शीशे पर ठोकर लगाई। समद घबरा गया। जल्दी से उसने मेरा हाथ छोड़ा और शर्म के मारे सुर्ख हो गया। मेरी बहन भी शर्मिंदा हो गई और सर नीचे करके कहने लगी, आगा समद, शीरी जां चावलों को दम देना चाहती हैं, आप जरा देग को पकड़ने के लिए आएंगे? वो जाने के लिए उठा। दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी तरफ पलटकर पूछने लगा, तुमने अपनी बात दिल से कही थी ना? मैंने हंसकर कहा, हाथ जमा रखो। हाँ। जोहर हो गई थी। हमारा छोटा सा कमरा मेहमानों से भरा हुआ था। कोई दस्तरखान बिछा रहा था और कोई रोटी और कोई दही और अचार दस्तरखान पर लगा रहा था। समद मेहमानों के सामने प्यालियां रख रहा था। वो प्यालियां आपस में एक दूसरे के अंदर पवस्त हुई थी। उनमें से दो और जुदा नहीं हो रही थी। वो इन्हें निकालने की कोशिश कर रहा था कि उनमें से एक टूट गई और इसके हाथ कट गई। शीरीजां जल्दी से आगे बढ़ी और एक रुमाल लेकर इसके हाथ को बांध दिया। इसी अफरा तफरी में मेरा बहनोई घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ और कहा, गिज्जी बुरी तरह से उसकी नक्सीर फूट गई है। आधा घंटा हो गया है, इसका खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही दिन पहले समद ने ये यान खरीदी थी। इसने ताकचे से चाबी उठाई और कहा, जल्दी से उसे तैयार करो, उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उसके बाद मेरी तरफ देखकर कहा, तुम अपना खाना खा लेना। दस्तरखान बिछाकर खाना चुन दिया गया था। अचानक मेरा जब्त का बंधन टूट गया। मैंने अपना सर लहाफ के अंदर कर लिया।
سب سے نظریں بچا کر رونے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس وقت سمد مہمانوں کے پاس ہوتا، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سمد اپنی بیٹی کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا، اور سارے اسباب ایک دم نہ اس کے جمع ہونے پہ مقصر ہو چکے ہیں۔ جب کھانا لگ گیا اور سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے اور چینی کی پلیٹوں بھی بجتی چمچیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، تو میری بھانجی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر سرگوشی کی، خالہ، آغا سمد ماں اور بابا کے ساتھ رزم چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہہ دوں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ مہمانوں نے کھانا کھا لیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے لائی گئی۔ میری بہنیں اور بھابیاں برتن بھی دھو چکی تھی، مگر سمد نہ آیا۔ دوپہر ہو گئی، مہمانوں نے پھل اور مٹھائی بھی کھا لی، تب بھی سمد نہ آیا۔ بابا نے بچی کو گود میں لے لیا، اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور نام بھی رکھ دیا، معصومہ، اور اس کے دونوں کانوں میں اس کا نام پکارا۔ باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مہمان اٹھے اور خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ رات ہو گئی تھی، سارے چلے گئے تھے۔ شیری جاں اور حدیجہ میرے پاس رہ گئی تھی۔ شیری جاں نے میرے لیے رات کا کھانا تیار کیا، حدیجہ نے دسترخوان بچھا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور میری بہن اور بہنوئی کمرے میں داخل ہوئے، لیکن سمد اب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، سمد کہاں ہے؟ میری بہن میرے پاس بیٹھ گئی، اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ میرے بہنوئی نے کہا، ظہر کے وقت ہم یہاں سے رزن گئے، ڈاکٹر نہیں ملا۔ آغا سمد نے کافی زحمت کی، ہمیں ہمدان ہسپتال میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیکوں اور گولیوں کے ساتھ گرجی کی نکسیر روک دی۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ جب ہم واپس ہونے لگے تو سمد نے کہا، تم لوگ گاڑی لو اور چلے جاؤ، مجھے ویسے بھی کل صبح تک دوبارہ واپس پلٹنا ہے۔ اب اتنا سارا راستہ طے کر کر کاش جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ قدم سے کہہ دینا کہ میں اگلی جمعرات کو آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے کوئی بات نہ کی، مگر غم سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سارے چلے گئے۔ شیری جاں میرے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر میں نے انہیں زبردستی بھیج دیا۔ میں نے کہا، بابا اکیلے ہیں، انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ آپ میری خاطر انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ جب سب چلے گئے تو میں اٹھ کر میں نے بتیاں بجا دیں اور اندھیرے میں زاروں قطار رونے لگی۔ 11واں باب۔ اب میری 2 بیٹیاں تھیں اور ڈھیر سارا کام۔ صبح نیند سے اٹھتے ہی یا گھر کے کام تھے، یا دھلائی ستھرائی تھی، یا جھاڑو پونچھ تھی، یا باورچی خانے میں مصروفیات، یا بچوں کے کام۔ میری بابی میرے لیے ایک بڑی نعمت تھی۔ وہ کبھی بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتی تھی، یا وہ میرے ساتھ میں ہوتی یا میں ان کے گھر میں۔ وہ اکثر بابا کے گھر چلی جاتی اور کافی دن میں ان کے پاس ہی رہتی، مگر جمعرات کا دن دوسرے دنوں سے کافی مختلف ہوتا۔ اس دن صبح جلدی بیدار ہو جاتی اور خوشی سے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ دراصل بدھ کی رات کو میں جلدی سو جاتی تاکہ جمعرات کی صبح جلدی اٹھ سکوں۔ علل صبح ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں جٹ جاتی اور پورے گھر کو چمکا کے رکھ دیتی، بچوں کو نہلاتی، دھلائی کرتی ان کی، اور ہر چیز پر کپڑے لگاتی۔ جو بھی دیکھتا یہی سمجھتا کہ کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ سمد میرا عزیز ترین مہمان تھا۔ اس کا پسندیدہ کھانا پکانے کے لیے رکھ چولہے پر چڑھا دیتی۔ اس کھانے کو تیار کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا کہ میرا حوصلہ جواب دے جاتا۔ دوپہر کے وقت میری بھابھی بھی آ جاتی اور وہ بچوں کو لے جاتی اور مجھے کہتی، اپنا حلیہ بھی تھوڑا ٹھیک کر لو۔ اسی طرح دن اور ہفتے گزرتے رہے کہ عید نوروز آن پہنچی۔ عید کا 5واں دن تھا اور مہمان نوازیوں اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ صبح جاگے تو سمد نے کہا، میں آج جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اعتراض کیا، اتنی جلدی کیوں؟ تمہیں رکنا چاہیے اور سیز دبدا کے بعد جانا چاہیے۔ نوروز ایران کا سالانہ قومی تہوار ہے۔ عیسوی تقویم کے مطابق 21 مارچ کو ایرانیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس دن یہاں عید نوروز منائی جاتی ہے۔ 13 کے عدد کو فارسی میں فردہ کہا جاتا ہے۔ ایران کے سال کے پہلے مہینے کی 13 تاریخ یعنی 12 اپریل کو یہ لوگ روز طبیعت یعنی قدرتی ماحول کا دن کے عنوان سے مناتے ہیں۔ اس دن تمام ایرانی لوگ صبح سویرے اپنا سیر و تفریح اور کھانے پینے کا سامان لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں
और पूरा दिन पार्कों और मुख्तलिफ सैरगाहों में गुजारते हैं। शाम ढलते ही घरों को लौट आते हैं। अलबत्ता कदीम हरफाती अकीदे के मुताबिक इस दिन घर में ठहरना नहुसत समझा जाता था, लिहाजा लोग सुबह उठते और शाम ढलते वापस लौटते। अरफ़े आम में इसे सीर दबादर कहा जाता है। उसने कहा, नहीं कदम, मुझे मजबूर न करो, मुझे जाना है, बहुत काम पड़ा है। मैंने कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ऐसे में अगर अचानक घर में मेहमान आ गए तो इन दो छोटे छोटे बच्चों और हर वक्त चिपके रहने वाले बच्चों के साथ कैसे काम करूंगी। उसने कहा, तुम भी आओ, इकट्ठे चलते हैं। मैं अपनी जगह से हिलकर रह गई। पूछा, रात को किसके घर जाएंगे, कोई जगह है तुम्हारे पास? उसने कहा, मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया है, बुरा नहीं है, तुम आकर देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने पूछा, हमेशा के लिए? वो नरमी से हंस दिया। हाँ, इस तरह मेरे लिए भी बेहतर है। रोज बरोज मेरा काम मुश्किल हो जा रहा है और आना जाना इससे भी ज्यादा मुश्किल। चलो उठो और सामान इकट्ठा करो और हम दान चलें। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से अपने बाबा, बाबी, शीरी जां, घर और इस जिंदगी से दूर हो पाऊंगी। मैंने कहा, मुझसे ये नहीं होने वाला, मेरा दिल परेशान हो जाएगा। उसके चेहरे पर शिकनी गहरी हुई। बहुत चालाक हो तुम, में दूरी का हौसला नहीं, तो फिर मेरा दिल तुम्हारे और बच्चों के लिए बेचैन ना हो। मैं डरता हूँ कोई इतनी जल्दी तुम लोगों की तादाद 4 से 5 हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा, तौबा करो समत, अल्लाह ना करे। उसने इतनी बातें की यहाँ तक कि मैं राजी हो गई। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मजाक मजाक में हम हमदान जाने का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। मैंने कहा, फकत ईद के आहर तक अगर मुझे लगा कि मैं वहां नहीं रह सकती तो मैं लौट आऊंगी। हाँ। जैसे ही उसने मेरे मुंह से बात सुनी तो दौड़ कर गया, मुख्तसर सा सामान जमा किया और ययान पर लाद कर कहने लगा, अच्छा 1 हफ्ता इसी तरह गुजरेगा, इसके बाद इंशाल्लाह तुम्हें ताकत आ जाएगी। मैंने कबूल कर लिया और हम बाबा के घर चले गए। शीरी जान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उनके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। हमने बच्चों को उनके पास छोड़ा और जोहर तक सब रिश्तेदारों को मिलकर रुखसत होते रहे। बच्चे मेरी माँ से जुदा नहीं हो रहे थे। हदीजा शीरी जान से ऐसे लपटी कि नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही थी। वो रो रही थी और अपनी मीठी जुबान से मसलसल कहे जा रही थी, शीना शीना। जैसे तैसे मैंने उसे शीना से जुदा किया। हम गाड़ी पर बैठे और हमदान के रास्ते पर निकल खड़े हुए। समद ने गाड़ी में इतना सामान रख दिया था कि हमारे बैठने की जगह न रही थी। रेयान फराटे बढ़ती आगे बढ़ती रही। हमदान कायश से काफी मुख्तलिफ था। मेरे लिए हर चीज और हर जगह अजनबी थी। शुरू के दिनों में तो बाबा से दूरी ने मुझे बहुत बेताब कर रखा था। इतनी बेकरारी थी कि बाज़ औक़ात समद की नजरों से बचकर बैठ जाती और ज़ारो कतार रोने लगती। इस सफर में एक खूबी थी, वो ये कि समद को हर रोज देखती थी। पहले हफ्ते में तो वो दिन के खाने पर घर ही आ जाता। दिन को खाना हम इकट्ठे खाते, इसके बाद वो बच्चों के साथ थोड़ा खेलता, चाय पीकर चला जाता और फिर रात को वापस आता। इसका काम काफी सख्त था। इनकलाब की कामयाबी के शुरू के अय्याम थे। मुनाफिकों और दहशतगर्दों की तरगीबकारियां अरूज पर थी। समद छोटे ग्रुपों के साथ जाकर मुकाबला करता। यह खतरनाक काम था। हमदान में हमारे आने का एक फायदा और भी हुआ था। अब दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार जानते थे कि हमदान में उनके रहने की जगह मौजूद है, इसलिए इन्हें अगर कोई खरीदारी करनी होती या किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो हमारी उम्मीद पर हमदान आ जाते। इस हिसाब से हमारे घर में अक्सर ही मेहमान रहते। 1 महीना गुजरा तो समद का भाई तैमूर हमारे पास आ गया। वो पढ़ता था, काश में मिडिल स्कूल नहीं था। अक्सर तालिब इल्म पढ़ने के लिए रज़्म जाते थे, जो कि बजाते खुद एक मुश्किल काम था। यही वजह थी कि समद तैमूर को अपने पास ले आया था। अब तो वाकईन मेरा काम बहुत बढ़ चुका था। बच्चों की जहमत, मेहमान नवाजी और रोजमर्रा के काम मुझे थका देते थे। उस दिन समद दिन के खाने पर घर न आया। दोपहर का वक्त था। तैमूर बैठा अपना स्कूल का काम लिख रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। तैमूर ने जाकर दरवाजा खोला। मैं खिड़की से सहन में देख रही थी। मेरा देवर सत्तार आया था।
वो सेहन में खड़ा होकर तैमूर से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद तैमूर आया और कपड़े बदल कर कहने लगा, मैं सत्तार भाई के साथ जा रहा हूँ, किताबें और कापियां खरीदनी हैं। मैंने ताज्जुब से कहा, कल ही तो समद ने तुम्हारे लिए सारी किताबें और कापियां खरीद लाया था। तैमूर को जाने की जल्दी थी। उसने कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा, सत्तार अंदर क्यों नहीं आ रहा? उसने दरवाजे से निकलते निकलते कहा, रात के खाने पर आ जाएंगे। मुझे खटका लग गया। मैंने सोचा कि कहीं समद को बुरा हादसा पेश न आ गया हो, लेकिन फिर जल्दी से अपने आप को तसल्ली दी, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल समद की गढ़ न होने की वजह से सत्तार अंदर आते हुए शर्म महसूस कर रहा होगा। वो दोनों चाहते होंगे कि पहले अदालत जाकर समद से मिल लें, फिर रात को इकट्ठे घर वापस आ जाएं। कुछ घंटे गुजरे तो मगरिब के नजदीक दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार मेरे ससुर थे और जारो जार रोए रहे थे। मैंने दरवाजा खोलते ही पूछा, क्या हुआ? कोई हादसा हो गया है क्या? मेरे ससुर इंतहाई परेशानी के आलम में कमरे में एक जगह बैठ गए। मैंने लाख पूछा, मगर उन्होंने सच्ची बात नहीं बताई। कहने लगे, क्या कोई हादसा पेश आना जरूरी है? बस ऐसे ही बच्चों की याद सता रही थी तो तैमूर और समद से मिलने आ गया। क्या मुझे यकीन कर लेना चाहिए था? नहीं, मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया, लेकिन रात के खाने का कुछ इंतजाम करना जरूरी था। मेरे दिल की बेचैनी करार अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। परेशानी सोचों में गिरी हुई थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा एक मिनी बस में हमारे घर के सामने आकर रुक गई और इसमें से बाबा, शीरीजा और हमारे कुछ रिश्तेदार, मेरे देवर गाड़ी से उतर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही निडाल हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई हादसा जरूर पेश आ गया है। मैंने इन्हें 1000 कस्में दी, मगर किसी ने सही बात ना बताई। सब एक ही बात कह रहे थे कि समद ने पैगाम भिजवाया है कि हम सारे तुम्हारे पास पहुंचे। मुझे उनकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था, मगर मैंने ना किया। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच कह रहे थे तो समद इतनी देर से और इतनी रात को घर क्यों नहीं आया था? तैमूर अपने भाई के साथ कहाँ चला गया था और वो अभी तक वापस क्यों ना आए? ये इतने सारे मेहमानों को अचानक हमारी इतनी याद क्यों सताने लगी?